Hello students, I am Sanjay Kumar. Today we are going to discuss the new chapter of class 12th, chapter 4, reproductive health, part 1. In this chapter we discuss about reproductive health and what is reproductive health, what is the significance of reproductive health, what is the problems of reproductive health, what is the consequences of reproductive health, population explosion, region of population explosion, control of population explosion, infertility. Many some topics are included in this chapter. So now we discuss about reproductive health. First of all, we know definition of reproductive health. What is the definition of reproductive health? So according to WHO, World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. Total well-being in all respects. हेल्थ में भी हम लोग देखे हैं, हेल्थ का भी डिफिनीशन ही है. तो हेल्थ जो है वो टोटल वेइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स. इसमें भी क्या है कि रिप्रोडक्शन के मामले में टोटल वेलबींग होना चाहिए. तो चैप्टर शुरू करने के पहले फिर से एक बार, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. वीडियो, पीछे का वीडियो आप देखेंगे वो अच्छा लगा होगा तो उस वीडियो को लाइक कर लेंगे एंड शेयर कर देंगे. तो शुरू करते हैं इसका डेफिनीशन. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनीशन हो गया अकॉर्डिंग टू WHO. क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग in all aspects of reproduction. That is physical, emotional, behavioral and social. Physical, emotional, behavioral and social. तो ये हो गया कि हर मामले में रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए. रिप्रोडक्शन का जो अपने भी ऑर्गेन्स है या उससे जो रिलेटेड आपका फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल, अगर तीन ठीक है, ये गड़बड़ है, सोशल अगर गड़बड़ है तो समझिए कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं हैं आप. अब कहता है कि सिग्निफिकेंस क्यों ज़रूरी है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्टडी करना या मेंटेन करना. ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है. तो सिग्निफिकेंस टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमको क्या करना है, अवेयरनेस करना है, अवेयर करना है. किसको अवेयर करना है, पीपुल को अवेयर करना है. जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल, उनको अवेयर करना है रिप्रोडक्टिव लाइफ के प्रति कि जो फर्टिलिटी रेगुलेटरी मेथड है या जो जेनाइटेलिया है उसका हाइजीन है या फैमिली प्लानिंग का जो मेथड है
उसके बारे में अवेयर करना है। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट RTI एंड STDs, माने RTI क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एंड STD क्या हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और क्या करना है कि ट्रीटमेंट के बारे में बताना है कि अगर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स जैसे कि STD हो गया या इनफर्टिलिटी ही है सपोज, तो इनफर्टिलिटी को कैसे करेक्ट किया जाए, कंट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से यूज किए जाए, यही सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसका सिग्निफिकेंस है, अवेयरनेस इज प्रोवाइडेड टू बोथ सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। बोथ का मतलब मेल एंड फीमेल। फर्स्ट हो गया अवेयरनेस टू प्रोवाइड, awareness is provided to both अब both का मतलब यहाँ पर मेल एंड फीमेल पेरेंट जो होते हैं, both satisfying reproductive life, satisfying reproductive life, रिप्रोडक्टिव लाइफ के सेटिस्फेक्शन के बारे में उनको अवेयर किया जाएगा। उसके बाद अवेयर क्या किया जाएगा, तो अवेयर ऑफ फर्टिलिटी रेगुलेटरी मेथड, यानी फर्टिलाइजेशन से जो रिलेटेड जो मेथड है रेगुलेशन का, उससे अवेयर किया जाएगा। तो सेकेंड हो गया अवेयर ऑफ फर्टिलिटी रेगुलेटरी मेथड। थर्ड क्या करना है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज टू कीप प्रॉपर हाइजीन ऑफ जेनिटेलिया। इंफॉर्मेशन देना है, जानकारी देना है कि कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का हाइजीन करना है, साफ सुथरा करना है। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन providing information as to keep proper hygiene of genitalia, proper of genitalia, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो ऑर्गेन होते हैं। अब इंटरनल जेनाइटेलिया का तो हाइजीन नहीं कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वहीं से इन्फेक्शन शुरू होते हैं। उसके बाद क्या करना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट RTI, प्रोटेक्शन एंड कहिए कि ऑब्टेनिंग ट्रीटमेंट भी। पहले प्रोटेक्शन देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट RTIs का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एंड और क्या, STD जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यह जो है, तो इसमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है RTI और STD से। अब क्या करना है कि ऑब्टेनिंग ट्रीटमेंट फॉर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, ऑब्टेनिंग ट्रीटमेंट फॉर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट फॉर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब कहता है कि प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव लाइफ्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा प्रॉब्लम्स अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन से प्रॉब्लम्स
हम लोगों के सामने आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि सोशल या रिलीजियस टैबूज यानी वर्जना है, धार्मिक सामाजिक एक वर्जना है कि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होते हैं वो चिल्ड्रेन के सामने, बच्चों के सामने बातचीत नहीं करना या उससे उसको अलग करना। तो इससे क्या होता है कि सोशल और रिलीजियस जो ये टैबूज है वो प्रोहिबिटिंग डिस्कशन, यानी जो डिस्कशन बच्चों के बीच होना चाहिए, उसको जानकारी देना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो एक तरह से एक निषेध लग जाता है। फर्स्ट हो गया टैबूज। इसमें क्या हो गया कि सोशल या रिलीजियस कस्टम, ये हो गया ए सोशल और रिलीजियस कस्टम प्रोहिबिटिंग डिस्कशन ऑफ अबाउट, प्रोहिबिटिंग डिस्कशन अबाउट डिस्कशन करने से यह वर्जना निषेध रोकता है अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू चिल्ड्रेन, अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू चिल्ड्रंस। तो पहला ये समस्या है हम लोगों के समाज में, हम लोगों के धर्म में, कि ये बच्चों के साथ डिस्कशन करने में ये रोक करता है। उसके बाद कहता है सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि लिटिल नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन, बहुत कम जानकारी है एसटीडी के बारे में जो ये होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा क्या, लिटिल नॉलेज अबाउट पर्सनल हाइजीन तो ये पर्सनल हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में ये लिटिल नॉलेज हम लोगों को होता है, जो क्या करता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में एसटीडी प्रोड्यूस कर देता है, काउजिंग हाइजीन काउजेज एसटीडी। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि अर्ली मैरिज लीड टू इंक्रीज एमएमआर। एमएमआर का मतलब हो गया मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। जल्दी विवाह होने से क्या होता है कि उसमें जो इन्फेंट का जो केयर करना या उसके डेवलपमेंट करने का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो मातृत्व मृत्यु दर उसको कहते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है बढ़ जाता है। माता जो है जन्म देने के समय ही वो क्या होती है, मर जाती है। तो ये क्या करते हैं, अर्ली मैरिज अर्ली मैरिज क्या करता है, लीड टू एमएमआर एंड आईएमआर। आईएमआर भी हो सकता है, जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो अर्ली मैरिज लीड टू एमएमआर। एमएमआर का मतलब हो गया मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड आईएमआर। आईएमआर का मतलब हो गया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद कहता है फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, तो लैक ऑफ एजुकेशन कॉजेज पॉपुलेशन ग्रोथ।
शिक्षा के अभाव में, जानकारी के अभाव में जनसंख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कहिए शिक्षा का अभाव क्या है, तो इसमें क्या है कि जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं, उसके बारे में समुचित जानकारी नहीं होने से क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ करता है। तो फोर्थ हो गया पॉइंट, लैक ऑफ एजुकेशन कॉजेज पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सब क्या है, इसका प्रॉब्लम्स है। तो यही सब प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में, क्या उसका युक्तियां हैं, कैसे इसको ठीक ठाक किया जा सकता है, प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रैटेजीज क्या है रिप्रोडक्शन हेल्थ का, माने क्या हम कर सकते हैं इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, या क्या किया गया है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के द्वारा। उसके बाद ऑडियो विजुअल जो एड्स आते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, इससे विज्ञापन दे करके, एड्स दे करके, और इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी दिया जाता है, उसके बचाव के बारे में जो एसटीडीज है, या ये सब है। ठीक, अब इसमें क्या करता है कि यह जो इंडिया में ये शुरू किया गया है कि इन इंडिया एक्शन प्लान, इसमें शुरू किया गया है फैमिली प्लानिंग के नाम से। ये फैमिली प्लानिंग जो है ये आपको 1951 में शुरू किया गया है, और इसको अभी एट प्रेजेंट इसका नाम चेंज हो गया है। फैमिली प्लानिंग को अब हम पॉपुलर नेम RCH का मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत अब हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं। पहले फैमिली प्लानिंग का था, अब क्या है कि इसको हम लोग जानते हैं इस नाम से RCH, जो कि नाम चेंज हो गया यहाँ पर 1977 में। तो इंडिया में ये शुरुआत किया गया इसके बारे में स्ट्रेटेजी इसका बनाने के लिए या लागू करने के लिए। अब कहता है कि यह जो है इसका गोल क्या है, RCH का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। तो इसमें पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उसको जानकारी देना या उसका बचाव करना। उसके बाद क्या है, चाइल्ड केयर, बच्चे के केयर के बारे में इसमें RCH प्रोग्राम के अंदर उसको जोड़ा गया है। उसके बाद क्या है, फर्टिलिटी रेगुलेशन। फर्टिलिटी का मतलब कि जो इनफर्टाइल पीपल हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्लस जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं उसके बारे में ये। तो इसका 3 गोल हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड केयर एंड फर्टिलिटी रेगुलेशन। अब कहता है कि इस RCH का और क्या एस्पेक्ट्स है, यहाँ पर स्ट्रेटजीज है। तो पहला है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या है कि डिफरेंट एजेंसी के द्वारा, जैसे कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी होती है, वो विज्ञापन दे करके, ऐड दे करके क्या करता है कि बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं, क्रिएट अवेयरनेस एवं पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन से जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग का, या जैसे हम दो हमारे दो, ये आप विज्ञापन देखे होंगे, ऐड देखे होंगे, जिसमें मदर और फादर यानी पेरेंट्स के साथ 2 बच्चे हैं, यानी हम दो हमारे दो, इस तरह का विज्ञापन प्रिंट मीडिया में या ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा ये दिया गया है। अब कहता है या दिया जाता है, तो एक जनरल अवेयरनेस है। ये जनरल अवेयरनेस सभी वर्ग के लोगों के लिए ये किया गया है। दूसरा क्या है, एल्डर्स ड्यूटी। एल्डर्स ड्यूटी में कहता है क्या कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हैव ड्यूटी टू प्रोवाइड सेक्स इंफॉर्मेशन टू यंग्स। उनका ड्यूटी बनता है कि जो छोटे यंग चिल्ड्रेंस हैं उनको इसके बारे में जानकारी देना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, उसका साफ़ सुथरा हाइजेनिक कैसे किया जाता है। नहीं, अगर हम उसको नहीं बताएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो मिसकंसेप्शंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो मिथ है,
मिथ्स जो है वह मिसकंसेप्शन है कि जहाँ भी बच्चों में या एक साथ बैठ करके हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इससे क्या होता है कि उस बच्चे में धीरे धीरे गंदगी के वजह से, हाइजीन के नहीं रहने के वजह से क्या होता है कि एसटीडी डेवलप होने लगता है, आरटीआई डेवलप होने लगता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, और तरह तरह की बीमारियाँ, बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी, प्रोटोजोअल बीमारी, हेलमिंथिस बीमारी, ये सब होने लगता है। तो ये ड्यूटी बनता है एल्डर्स का, जो बड़े पीपुल हैं, पेरेंट्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब का। अब कहता है कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल में सेक्स एजुकेशन का होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो इसमें जो राइट एजुकेशन माने सही जानकारी स्कूल में मिल पाती है कि किस बारे में, हेल्प्स इन रिमूविंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। मिथ्स का मतलब क्या हो गया? जो अंधविश्वास इससे रिलेटेड है, मिसकंसेप्शन जो जुड़ा हुआ है, इसके बारे में वहाँ पर ठीक ढंग से बताया जाता है स्कूल में। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़े हैं कि कैसे कैसे उसमें साइकिल होता है, किस समय क्या केयर करना है, ये सब दिया हुआ है। तो यही कहता है कि इसमें ये सब दिया जाता है। प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, क्यों हो रहा है, ये सब जानकारी इसमें दी जाती है। अब कहता है इंफॉर्मेशन फॉर एडोलसेंस एज। जो एडोलसेंस एज में आ गए हैं उनको भी जानकारी चाहिए। मान लीजिए सभी तो स्कूल में नहीं जाते हैं, कुछ गांव में या जो शहर में रह जाते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो चाइल्ड लेबर करते हैं, तो उनको ये क्या है, इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है? तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में उनको जानकारी देना है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता क्या है, उनका हाइजीन कैसे होता है, ये सब जानकारी देना है। उसके बाद एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेज, एडोलसेंस में जो चेंजेज आते हैं उसके बारे में देना है। नहीं तो वो क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, है ना। तो इससे उसको जानकारी देना है। प्लस एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इससे कैसे बचा जा सकता है। नहीं तो ये जो हो जाएगा एसटीडी, तो बहुत कम चांसेज रहते हैं बचने के। तो पहले ही बता दिया जाएगा, एडोलसेंस एज में ही बता दिया जाएगा कि कैसे केयर करना है। होने के बाद ये ठीक होने नहीं होगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एसटीडीज इन एडोलसेंस माने जो एडोलसेंस में जो आते हैं चेंजेज, उसके बारे में जानकारी इसमें देना है। उसके बाद फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन, एक परिवार में या जो ये एडोलसेंस एज में, अब वो मान लिया कि एडोलसेंस एज बड़ा हो गया, अब शादी करने लायक हो गया, मैरिजेबल एज हो गया, तब उसके बारे में अब जानकारी देना है। क्या जानकारी देना है? तो एडुकेटिंग पीपुल इन मैरिजेबल एज ग्रुप, यानी जो शादी करने लायक हो गए हैं उस एज वाले पीपुल को ये जानकारी देना है। क्या देना है? तो अबाउट एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज जैसे 18 वर्ष जो है वह फीमेल का होता है और मेल का कितना होता है, 21 ईयर। उसके बाद अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। अब बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस जो होते हैं, अब शादी करने के बाद अब क्या कितने गैप रखना है, बच्चों में कितना अंतराल रखना है, तो उसके लिए डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जो इसके बारे में, इसके जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से मेथड्स इसमें होते हैं। तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। जो मदर प्रेग्नेंट हो गया मान लिया कि, तो प्रेग्नेंट मदर के बारे में, या जो फीटस जो नवजात शिशु है उसका केयर कैसे करना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बच्चों को जो मिल्क फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग है उसका क्या इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें कोलोस्ट्रम पाया जाता है और कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी पाए जाते हैं जिसमें रेजिस्टेंस पावर होता है, पहले पढ़ चुके हैं पिछला चैप्टर में। तो ये सब जो है फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन में, ये सब इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यानी RCH का ये सब गोल है जिसमें। प्लस इसमें और भी है 3-4 पॉइंट, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, बहुत में होता है क्या कि आपको जांच करा लिया जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, या एमनियोसेंटेसिस आगे हम लोग देखेंगे, तो उसमें जांच करा करके उसको फीमेल फोर्टिसाइड कर दिया जाता है, यानी पता चल जाता है कि फीमेल अगर है गर्भ में तो उसको मार दिया जाता है, उसको फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं। उसके बाद सोशल एविल्स। सोशल एविल्स क्या है कि अवेयरनेस टू सोशल एविल्स, उसमें जैसे कि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, बुराई है, जैसे सेक्स एब्यूज, जो छेड़छाड़ होता है
छेड़खानी जो किया जाता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, रेप है या जो दूसरे केसेज हैं, इसके बारे में समाज को जानकारी देना कि ये सब अच्छी बात नहीं है और इस पर जो हमारा जो सोशल समाज है, पीपुल है, वो प्रॉपर केयर ले, सोचे, केयर ले, नेसेसरी स्टेप्स ले, ताकि ये सब क्राइम, सोशल एविल्स ना हो। उसके बाद रिसर्च, इसमें जो नए नए रिसर्च आएंगे, अब जैसे फैमिली प्लानिंग में जो नए नए कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, उसका जानकारी रिसर्च होना चाहिए, उसके रिसर्च के बारे में जानकारी पीपल को देना चाहिए, जो कि ये सब मेथड है इसके द्वारा दिया जाता है। अब जैसे रिसर्च में क्या है कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जैसे सहेली क्या है, एक ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, एक पिल्स है, दवा है, जिसके खाने से क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं कि जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होता है। तो ये कहाँ से डेवलप हुआ है, तो CDRI लखनऊ, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा ये डेवलप किया। तो ये रिसर्च है। उसके बाद बहुत सारे IVF टेक्निक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है, जो इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए किया जाता है, ये सब इसमें है। और क्या है कि जो MMR और IMR अभी देखे हैं कि मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, और IMR का मतलब क्या हो गया, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, जो कि जल्दी विवाह हो जाने से मातृत्व और शिशु मृत्यु दर दोनों बढ़ जाता है, तो उसको कम करना है। तो कम कैसे करेंगे, तो बेटर मेडिकल फैसिलिटी डिक्रीजेज MMR एंड IMR। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो अभी बोले हैं कि कौन कौन से और स्ट्रेटजीज है इसका RCH प्रोग्राम का। तो उसमें है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, यानी मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। और इसमें जैसे कि होता क्या है, बैन करना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हैं, बैन करना है जो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है टेस्ट, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, ये जो पॉइंट देख रहे हैं एमनियोसेंटेसिस, ये देखिए एमनियोसेंटेसिस जो है यहाँ पर, ये क्या है, एक मेथड है जो अर्ली स्टेज में क्या किया जाता है कि फीटस का इससे जांच किया जाता है। हालांकि यह जो जांच है एमनियोसेंटेसिस, वह फीटस में अगर कोई डिजीज डेवलप हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, तो पहले उसको चेक करके और उसको MTP किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई एबनॉर्मलिटीज है उस फीटस में, तो उसके जन्म के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यह एमनियोसेंटेसिस बनाया गया है कि अर्ली स्टेज में उस सेक्स का डिटेक्ट नहीं करना है। उस सेक्स में किसी तरह का क्रोमोसोमल अगर एबनॉर्मलिटीज हो रहा है तो उसको पहले ही पता करके और उसको क्या करता है, एबॉर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए वो बनाया गया। लेकिन इसका क्या हो गया, हार्मफुल, इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि इसको लोग यूज करने लगा किसमें, फीमेल फोर्टिसाइड्स के जांच करने में कि मेल है या फीमेल है शिशु। तब यह क्या है, एक तरह से रोक लगा दिया गया है। अब कहता है कि एमनियोसेंटेसिस में हो क्या रहा है, तो इसमें देखिएगा कि यूटेरस के अंदर वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है, और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद ये अर्ली स्टेज में, यानी शुरू में ही उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, जो फीटल मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में देखिए कि वो इंजेक्शन के द्वारा, सिरिंज के द्वारा उससे उस फ्लूइड को निकाला जा रहा है। ठीक, तो सिरिंज के द्वारा क्या किया गया, निकाल लिया गया है। और निकालने के बाद क्या हुआ है कि अब उसके जो सेल्स हैं, उस फ्लूइड में सेल्स पाया जाएगा उस एम्ब्रियो का, और उस सेल में क्या रहेगा, क्रोमोसोम रहेगा। तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करके, यानी उसके जो सेल्स होते हैं उसके सारे पार्ट को अलग करके क्रोमोसोम को अलग किया जाएगा। अब क्रोमोसोम का जो कैरियोटाइप होता है उसको चेक किया जाएगा। उसी क्रोमोसोम का जब चेक करेंगे तो उसमें या तो X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम अगर मिलता है तो उसी से सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है। देखिए उस सारे प्रोसेस में बताया जा रहा है कि किस तरह से
एमनियोसिंथेसिस किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये, तो इस पर बैन लगाने की बात है, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज बना है फायदे के लिए, लेकिन लोग नुकसान इसका ज़्यादा हानिकारक प्रभाव छोड़ रहा है। अब कहता है सोशल एविल्स में अभी बताए हैं कि सामाजिक जो बुराई होती है, ये सब क्राइम, ये सब को स्टॉप करना है, और स्टॉप करके पीपल को सोचना है कि ये कैसे ठीक होगा, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। रिसर्च है, तो रिसर्च में ये जो यहाँ देख रहे हैं, ये सहेली जो है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि किसके द्वारा डेवलप है, तो CDR लखनऊ के द्वारा ये सहेली, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ के द्वारा ये डेवलप हुआ है। और वेटर मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा ये जो MMR है, यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, और IMR यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसको कम करना है। तो ये सब इसका स्ट्रैटेजीज है। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हम लोगों को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट ये इसको कहा जाता है। तो इस जनसंख्या विस्फोट में हम लोग देखेंगे क्या कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन, पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या था कि इन 19,000 में, इन 19,000 में, सॉरी, इन 2 बिलियन था वर्ल्ड का पॉपुलेशन। कितना था? 2 बिलियन। और ये क्या हुआ कि रॉकेटेड हो गया, कितना? इन 2000, यानी 100 साल में, 100 साल में इसकी ये हो गया रॉकेटेड। रॉकेटेड हो गया कितना? 6 बिलियन। और अभी अगर देखा जाए 2011 में, तो ये हो गया है 7 बिलियन। ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो रहा है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से एकदम रॉकेट की तरह एकदम तीव्र गति से ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ कंट्री वाइज पॉपुलेशन। तो कंट्री वाइड पॉपुलेशन में आप देखेंगे यहाँ पर इस डायग्राम में, ये डायग्राम क्या माने कि एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो ये चार्ट दिया गया है, ब्रीथ चार्ट, इसमें क्या हुआ है, दिया हुआ है कि देखिए जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है किसका है? चाइना का। तो चाइना में देखिए कितना परसेंट है? 19.4%। उसके बाद इंडिया का जो परसेंटेज है दिया हुआ 17.5%। उसके बाद जो है यूएस का 4.5%, और अदर में आपको देखिए 41.2% है। अब छोटे छोटे कंट्री दिया हुआ है उसमें इतना परसेंट है। तो देखिए ये क्या है, सबसे एक नंबर पर चाइना, सेकेंड नंबर पर इंडिया, और बाकी जो है बाकी कंट्री जो है अदर्स में चले आएंगे। तो ये जो है कंट्री वाइज पॉपुलेशन है। अब इंडिया का पॉपुलेशन देखते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है। हम लोग देखते हैं अब इंडिया का पॉपुलेशन कैसे बढ़ा है। इंडिया पॉपुलेशन, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है जब इंडिपेंडेंस के समय, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय 1947 में, 1947 में ये क्या है
टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय कितना है पॉपुलेशन? तो 350 मिलियन, 350 मिलियन है। उसके बाद 2000 में कितना पॉपुलेशन हो गया इंडिया का? 1 बिलियन। 1 बिलियन। उसके बाद आप देखेंगे नाउ एडेज, तो नाउ एडेज में हो गया 1 पॉइंट कितना, मोदी जी कितना बोलते हैं, 135 करोड़, यानी 1.35 बिलियन। देखिए किस तरह से ये बढ़ रहा है। यानी कह सकते हैं क्या कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। दैट इज एवरी 6th पर्सन ऑफ वर्ल्ड इज एन इंडियन। प्रत्येक छठा व्यक्ति जो है वह वर्ल्ड का वो क्या है? इंडियन है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लिए इसको कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है वर्ल्ड का पॉपुलेशन, इसमें कंट्री वाइज जो दिया हुआ है, और ये इंडिया का पॉपुलेशन है। अब हम लोग देखेंगे रीजन्स फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ का? अब हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो रीजन्स फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण क्या है? तो इसमें क्या है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मृत्यु दर कम हो गया है, प्लस MMR एंड IMR ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो गई है नाउ ए डेज, जिसके कारण मृत्यु दर घट गया है, और MMR जो मातृत्व और शिशु जो दर है वो भी क्या है? घट गया है। तो फर्स्ट कारण क्या हो गया कि रैपिड डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट। उसके बाद हो गया क्या? MMR। उसके बाद क्या हो गया? IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। बेटर मेडिकल फैसिलिटी के कारण क्या हुआ है कि ये जो डेथ रेट है ये घट गया है। उसके बाद क्या हुआ है? इंक्रीज बर्थ रेट, IBR क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो सेकेंड हो गया क्या? इंक्रीज IBR। IBR क्या हो गया? इंक्रीज बर्थ रेट। इंक्रीज IBR हो गया, या पूरा लिख दीजिए पहले, इंक्रीज बर्थ रेट यानी IBR। तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट इन 2001 जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वह उस समय 1.7 था, और बाद में चल करके 1.35 इन 2011 हो गया। और यही अगर चलता रहा तो अगले 33 साल में ये डबल हो जाएगा। नहीं समझे? यानी इसमें क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2001 में ये रिपोर्ट आया। क्या आया कि द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्टिल अराउंड 1.7। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट still around
1.7%। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि इन 2011 में क्या हो गया, इन 2011 इसका रेट कितना हो गया 1.3%। इन 2011 इंक्रीजेज 1.35% हो गया 2011 में। और यह क्या होता है, इट कुड बी डबल, आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन 33 ईयर्स। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आवर पॉपुलेशन वुड बी डबल इन 33 ईयर्स। 33 साल में अनुमान करते हैं कि ये डबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये बर्थ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये डेथ रेट घट गया है। इसके बाद थर्ड क्या हो गया कि एब्सेंस ऑफ फेमिन्स, यानी अकाल अब बहुत कम हो रहा है। पहले होता था, इंडिपेंडेंस के पहले अकाल ज़्यादा होता था, फेमिन्स, और जिसके कारण मृत्यु हो जाती थी। तो एब्सेंस ऑफ फेमिन्स, उसके बाद क्या है, एब्सेंस ऑफ एपिडेमिक्स, यानी महामारी की भी कमी हो गई है। पहले प्लेग, सार्स या जो दूसरे जो वायरस इन्फेक्शन था वो ज़्यादा था। हालांकि अभी जो है कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस के चलते बहुत सारा इन्फेक्शंस हो गया है, मर गए हैं। तो महामारी भी कम हो गया है, क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है और सोशल डिस्टेंसिंग इसमें अपनाया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं कि मृत्यु दर कम हो रहा है। अगर यही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा तो क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे और मृत्यु दर बढ़ जाएगा। तो एब्सेंस इन एपिडेमिक्स, यानी महामारी की कमी हो गई है। उसके बाद क्या हो गया है, जनसंख्या बढ़ने का, तो अर्ली क्या हो गया है, मैरिज, अर्ली मैरिज हो रहा है। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, जानकारी नहीं है मैरिज के बाद क्या, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, रिलीजियस बिलीफ, कुछ धार्मिक मान्यता है, रिलीजियस बिलीफ क्या है कि आपको धार्मिक मान्यता के अनुसार कि जितनी ज़्यादा संतान होगी ये प्रभु की देन है, अल्लाह की देन है, गॉड की देन है, भगवान की देन है। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना लाठी रहेगा, है ना, घर में उतना मजबूत रहेगा। तो जिसके कारण जनसंख्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और चाइल्ड लेबर केज, चाइल्ड लेबर करवाने के लिए, क्योंकि उस बच्चे को कम पारिश्रमिक दे करके उससे ज़्यादा काम करवाया जाता है, इसलिए कुछ परिवार जो है उसमें इस तरह का मान्यता है। तो ये सब क्या है, कॉजेज है, रीजन्स है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब कहता है कि हाई पॉपुलेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका परिणाम क्या है, क्या परिणाम होगा। तो परिणाम है consequences of किसका, ओवर पॉपुलेशन, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन में क्या हो गया कि क्या इसका परिणाम होगा। तो परिणाम क्या होगा कि आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसका स्कार्सिटी हो जाएगा, या हो रहा है या होगा। तो स्कार्सिटी ऑफ, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स
जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, ये सब क्या हो जाएगा, कमी हो। तो यहाँ पर कौन कौन सा हो गया, जैसे फूड है, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये सब जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसकी कमी हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, पॉवर्टी, गरीबी हो जाएगा या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। जो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, पुअर लाइन से, पॉवर्टी लाइन से, लगभग आज भी इंडिया में 20% जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो दूसरा क्या हो गया, पॉवर्टी, गरीबी। तो इसमें पॉवर्टी में क्या हो गया कि 20%, 20% लाइव्स बिलो, 20% लाइव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, पी लाइन लिख रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत, तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया कि आपको 2004 में एक अनुमान था रजिस्टर्ड कि 4 करोड़ अनएम्प्लॉयड पीपल थे यहाँ पर। तो इन 2004 4 करोड़ अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड, इतना था। और रिसेंटली जो है ये डबल हो गया है, 2004 में था और रिसेंटली ये क्या हो गया है, डबल हो गया है रजिस्टर्ड जो होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी का निर्माण होने लगेगा या हो रहा है। उसके बाद प्रेशर ऑन लैंड, अर्थ पर, जमीन पर ज़्यादा दबाव हो रहा है जंगल की कटाई करके, और खेती या जो दूसरे हैं वो मेथड वो अपनाया जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, तो यह जो है आपको ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका, जैसे फॉसिल फ्यूल है, वाटर है, ये सब ज़्यादा हम लोग रिसोर्स यूज कर रहे हैं। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि इकोलॉजिकल चेंजेज एंड पॉल्यूशन हो रहा है, इकोलॉजिकल चेंजेज एंड पॉल्यूशन। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी में चेंज हो रहा है, समय से वर्षा नहीं, समय से ठंड नहीं, समय से गर्मी नहीं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है और पॉल्यूशन हो रहा है इसके कारण। तो ये सब क्या है, ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है कि स्कार्सिटी हो जाएगा बेसिक रिक्वायरमेंट का, गरीबी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, स्लम्स का निर्माण हो जाएगा, झुग्गी झोपड़ी, प्रेशर ऑन लैंड हो जाएगा, ज़मीन पर दबाव बढ़ जाएगा उससे। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और इकोलॉजिकल चेंजेस। अब यहाँ पर इतना देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी PGR, या मेजर टू एडॉप्ट या टू चेक PGR, कौन सा हम लोग ऐसा मेथड अपनाएं जिससे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हो जाए। इसमें क्या है, फर्स्ट में कि सिटीजन्स को मोटिवेट करना है फॉर स्मॉलर फैमिलीज,
छोटे परिवार के लिए मोटिवेट करना है कि ज़्यादा परिवार से क्या होता है, अभी देखें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेट करना है, जिसके कारण ये जो पीजीआर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये बर्थ कंट्रोल या फैमिली कंट्रोल मेथड के द्वारा ये किया जा सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्लोगन दिया गया। देखिए वहाँ पर ये जो स्लोगन है, हम दो हमारे दो, जिसमें दिखाया गया है कि एक हैप्पी फैमिली है और उसमें विथ 2 चिल्ड्रन दिखाया गया है। इसका मतलब कि हम दो हमारे दो, यानी 2 से ज़्यादा नहीं, 1 हो जाए चलेगा। कुछ फैमिली जो है ये भी अपना रहे हैं कि हम दो हमारे एक, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों काम करते हैं, तो वो जो है हम दो हमारे एक के फॉर्मूला को भी अपना रहे हैं। उसके बाद स्मॉल फैमिली के लिए कुछ और एडवाइस किया जाता है इसके द्वारा, प्रचार के द्वारा, ऐड के द्वारा, कि जो मैरिजेबल एज है फीमेल का वह है 18 ईयर्स, और जो मेल का जो मैरिजेबल एज है वो 21 ईयर। और क्या ऐड में दिया गया है कंट्रोल करने के लिए, कि इट ऑल्सो एडवाइस टू यूज आइडियल कंट्रासेप्टिव्स जो यूज होते हैं फॉर स्मॉलर फैमिलीज। तो इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक, आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो आइडियल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं, कंट्रासेप्टिव्स, आइडियल कंट्रासेप्टिव का कैरेक्टर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सब मेथड्स में